नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण का मतदान है। पश्चिम यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर यह मतदान होगा। पहले चरण में यूं तो बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन में सीधी टक्कर होने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दम भर सकती है। चुनाव को रोचक बनाने के लिए कांग्रेस, एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी भी ताल ठोक रही है, लेकिन इन दिनों तीनों दलों के पक्ष में पहले चरण में कामयाबी मिलेगी या इसको लेकर चुनावी विश्लेषण तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। गुरुवार 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में पहले फेज की वोटिंग होगी। यहां 58 विधानसभा सीटों पर कुल 623 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मथुरा और मुजफ्फरनगर 2 सीट ऐसी हैं जहां से सबसे ज्यादा 15-15 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में मैदान में उतरे 46% उम्मीदवार करोड़पति हैं। प्रत्याशियों की औसतन आय 3 करोड़ 72 लाख रुपए है। 156 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा की जिन 58 सीटों पर पहले चरण में वोट पड़ने वाले हैं, उनमें से 53 पर 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सपा और बीएसपी के खाते में 2-2 सीटें गई थी, जबकि एक पर आरएलडी प्रत्याशी की जीत हुई थी, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। इसके बावजूद उसे राज्य में बुरी हार का सामना करना पड़ा था। आरएलडी और बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा था। आरएलडी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 23 जिलों की 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था। देखा जाए तो 2017 के मुकाबले इस बार राजनीतिक दलों की चाल और स्थानीय स्तर पर वोटों का समीकरण बदला है। जहां 2017 में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी, वहीं इस बार पार्टी के सामने काफी मुश्किलें हैं। किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी कांड के चलते यहां वोटर्स का मिजाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन इसका फायदा उठाना चाहते हैं। वहीं बीएसपी और कांग्रेस के प्रत्याशी अलग से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण में कुछ ऐसी सीटें शामिल हैं जिस पर लोगों की नजर बनी रहेगी। नोएडा में बीजेपी के पंकज सिंह बनाम सपा के सुनील चौधरी बनाम कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठित सीट के रूप में मानी जाती हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री और यूपी के पूर्व सीएम राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह यहां से दूसरी बार मैदान में हैं। वहीं कैराना में सपा के नाहिद हसन का बीजेपी की मृगांका सिंह से मुकाबला है। 2017 के चुनाव में नाहिद हसन ने दिवंगत बीजेपी हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को 21,162 मतों से हराया था। समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान बीजेपी द्वारा अक्सर यहां से हिंदुओं के पलायन का आरोप लगाने के बाद कैराना चर्चा का विषय रहा है। थाना भवन से लगातार 2 बार जीतने के बाद यूपी के मंत्री सुरेश कुमार राणा गन्ना किसानों के बकाये के मुद्दों के बीच एक विधायक के रूप में तीसरे कार्यकाल की मांग कर रहे हैं। वो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। यहाँ पर सपा की सहयोगी आरएलडी ने अशरफ अली को उतारा है, जो 2012 के चुनावों में सुरेश कुमार से 265 मतों के मामूली अंतर से हार गए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सत्यम सैनी को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी ने जहीर मलिक पर भरोसा जताया है। आगरा ग्रामीण सीट से बीजेपी ने उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को मैदान में उतारा है, जिससे इस सीट को खासा महत्व मिल गया है। वहीं मुजफ्फरनगर दंगों को बीजेपी नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उठाने के साथ ये निर्वाचन क्षेत्र ये निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण मामला बन गया है कि क्या किसान कृषि कानूनों के खिलाफ गुस्से के बावजूद बीजेपी पर भरोसा करेंगे या सपा आरएलडी गठबंधन को वोट देंगे। बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल यहाँ से उम्मीदवार हैं, जबकि आरएलडी ने सौरभ को और कांग्रेस ने सुबोध शर्मा को इस सीट से उतारा है। मथुरा में बीजेपी ने राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के प्रदीप मथुरा को 1 लाख से ज्यादा मतों के बड़े अंतर से हराया था। दूसरी ओर सपा ने सादाबाद के पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल को मैदान में उतारा है।
वहीं सरधना में बीजेपी ने मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी संगीत सोम पर फिर से भरोसा जताया है। उन्हें 20 सितंबर 2013 को एक नकली वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसने सांप्रदायिक तनाव को भड़काने में भूमिका निभाई थी। अतुल प्रधान सपा के उम्मीदवार हैं। किसानों की अशांति और सत्ता विरोधी धारणा के प्रभाव के कारण इसे एक दिलचस्प प्रतियोगिता के रूप में देखा जा रहा है। पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी में हो रहा है, जो मुस्लिम बहुल माना जाता है। मुस्लिम वोटों के बंटने या बिखरने से नेताओं की किस्मत भी तय होगी। सपा आरएलडी गठबंधन की उम्मीदें मुस्लिम जाट गठजोड़ पर टिकी है, तो बीएसपी भी दलित मुस्लिम वोट के सहारे जीत का सपना देख रही है। वहीं पहले चरण की कई सीटों पर मुस्लिम नेताओं के आमने सामने टकराने से बीजेपी को अपनी जीत की आस दिख रही है। पहले चरण के 11 जिलों की 58 सीटों में से कई सीटों पर प्रमुख दलों के करीब 50 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। सपा आरएलडी गठबंधन के 13, बीएसपी के 17, कांग्रेस के 11 और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 9 मुस्लिम उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण के जिन 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव है, वहां पर मुस्लिम वोटर काफी अहम हैं। मेरठ में 34.43%, बागपत में 27.98%, शामली में 41.73%, मुजफ्फरनगर में 40%, हापुड़ में 32.39%, गाजियाबाद में 22.53%, नोएडा में 13.08%, बुलंदशहर में 22.22%, मथुरा में 15.2% और आगरा में 12% मुस्लिम आबादी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। कल पहले चरण का मतदान है और पश्चिम यूपी पर खास तौर पर फोकस सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही है, क्योंकि कल 11 जिलों की 58 सीटों पर यह मतदान होगा। पहले चरण में यूं तो बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन में सीधी टक्कर होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर इसमें लगा रखा था। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आलोक वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। इंद्रजीत सिंह टीटू जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है आरएलडी के। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। साथ ही साथ सीपी राय जी हमारे साथ है, समाजवादी चिंतक है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आलोक वर्मा जी आपसे है। सर, आप लोगों के पास खोने को बहुत कुछ है इस पहले चरण में, क्योंकि 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है या फिर होगी। जिस 58 सीटों पर कल, उसमें से 53 सीटें 2017 में आप लोगों ने जीत हासिल की थी उस पर। अब ऐसे में 2017 के इतिहास को वापस दोहराना कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? पीछे का इतिहास उठा करके आप उत्तर प्रदेश में हुए हैं, हमेशा ये कहा जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। 2014 से शानदार जीत हम दर्ज करते रहे हैं। 2017 में मीडिया के जो साथी हैं वही ये बात कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, बहुत शानदार गठबंधन है। लेकिन हमने क्या किया, हमारी जीत कितनी शानदार हुई आप अच्छी तरीके से जानती हैं। कुल मिला के दोनों पार्टियों को 54 सीटें हासिल हुई थी। बसपा के साथ जब 2019 में गठबंधन हो गया था, बसपा और सपा का गठबंधन हो गया था, तब ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। हमने 15 सीटों में समेट दिया। अब भी आप आकलन अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारा आकलन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। शानदार जीत पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी होने जा रही है, अवध क्षेत्र में भी होने जा रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी होने जा रही है। इस तरीके से लगातार डबल इंजन की सरकार ने यूपी में काम किया है। चाहे वो कानून का मसला हो, चाहे गांव के किसानों का मसला हो, चाहे नौजवानों का मसला हो, चाहे उद्योग धंधों को स्थापित करने का मामला हो, वो उत्तर प्रदेश के लोग लगातार देख रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि पहले की जो सरकारें हैं वो किस तरीके से चलती थी, जात जमात की सियासत करती थी, उस समय क्या कुछ निकल के आता था, उत्तर प्रदेश किस पायदान पर था। आज अगर अर्थव्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर है। 2017 के पहले जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, कहीं किसी नंबर पर उत्तर प्रदेश नहीं होता था। आज कम से कम 50 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है, पहले नंबर पर है। तो जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किया है, योगी जी के शासनकाल में 5 साल में लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह का काम हुआ है, मोदी जी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है, वो आम लोग देख रहे हैं, मतदाता देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब वोटिंग होगी
तो शानदार फतेह निकल करके ठीक है भारतीय प्रदीप जनता जी, पार्टी के पक्ष में ठीक है। निकल के सामने आएगी। ठीक है प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर 2017 का, क्योंकि मैं जिक्र कर रही थी अभी आलोक जी से, 2017 में आप महज 2 सीटें इन 58 सीटों में से निकाल पाए थे। अब ऐसे में आपके पास तो पाने का बहुत कुछ ऑप्शन है सर। क्या लगता है, जिस बात का जिक्र अभी आलोक जी कर रहे थे, हम तो अपने काम के बल पर जनता के बीच जा रखेंगे, एक बार फिर से फतेह हासिल करेंगे, 2017 की जीत एक बार फिर से दोहराई जाएगी। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है काम तो कुछ हुआ नहीं और इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ है? निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, अवध हो या पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो, जब पहला चरण का चुनाव हो रहा है तो लोग सुबोध सिंह भारत मां के लाल को याद रखेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कमल निशान के साथ कलकत थाने में चढ़कर उन्हें गोली मारी, पूरा थाना फूंक दिया था। जब प्रथम चरण के चुनाव में लोग सहारनपुर के उस दलित नौजवान को भी याद रखेंगे जो घोड़ी पे चढ़कर शादी करने जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उसे लाठी डंडों से मारा था, बल्कि उसके घर को फूंक दिया था। जब पूरे प्रदेश के नेता, कांग्रेस के नेतागण और प्रदेश सारे नेतागण जब वहां पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी की या सरकार के गुंडों द्वारा और पुलिस द्वारा उन पर लाठियां चलाई गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में याद रखा जाए, तिरंगा यात्रा के दौरान जितना हिंसा हुई थी ये भी याद रखा जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसानों का जितना अपमान योगी सरकार में हुआ है, बता रहे थे ये दिल्ली नहीं, अगर वो लखनऊ आओगे, लखनऊ कुछ करने की बात करोगे तो ये लखनऊ है, दिल्ली नहीं है। ये भाषा भी लोग याद रखेंगे। गन्ना निश्चित तौर पर किसान 700 शहीद किसानों को भी याद करेंगे कि किस तरीके से किसानों के सीने पर गुंडे गृहराज मंत्री के बेटे द्वारा गालियां चढ़ाई गई। ये याद करेंगे कि बिजली का बिल किस तरीके से आपने बढ़ा के दिया, किस तरीके से 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल के भाव हो गए। इन पर बात करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोजगार के नाम पर जिस तरीके से पलायन हो रहा है, इस पर भी लोग याद करेंगे। लोग याद करेंगे कि आज 40% से ज्यादा किसान आज मजदूर बन गए, इसको भी लोग याद करेंगे। और इन मुद्दों के साथ ये याद करेंगे कि किसानों के साथ कोई पार्टी राजनीतिक दल खड़ा रहा है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़ी रही है। हमारी नेता ठीक है टीटू जी, पलायन का जिक्र अभी प्रदीप जी कर रहे हैं। पलायन का जब जिक्र होगा तो बीजेपी कहती है कि मुजफ्फरनगर दंगों को भी याद किया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। टीटू जी, अब ये प्रदीप जी कह रहे हैं कि पलायन का भी जिक्र होगा, पलायन को भी याद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की आवाम ने, लोगों ने वहां से पलायन कर दिया है क्योंकि तमाम तरह की दिक्कतें उन्हें थी। अब जब बीजेपी कहती है जब पलायन का जिक्र होगा तो मुजफ्फरनगर दंगों को भी याद किया जाएगा, जब वहां पर पलायन हुआ था, उसका पूरा ठीकरा आप लोगों पर फोड़ दिया जाता है। नहीं, पलायन रोजगार के नाम पर। देखिए नेहा जी, आदमी सुख में एक बार को साथ में खड़ा हो या ना हो, दुख की घड़ी में आदमी जरूर उम्मीद करता है कि मैं दुख की घड़ी में खड़ा रहूं। और शिष्टाचार यही कहता है, जब पूरे उत्तर प्रदेश के ऊपर एक आपदा का समय आया, जब 200, 300, 400 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और सूट केस के ऊपर बच्चों को जो बिठाकर खींच के ले जाना पड़ा, वो तस्वीरें आपके चैनल ने शायद दिखाई होंगी। ठीक है, किस तरीके से कोरोना के दौरान लोगों की जो हालात हुई, ऑक्सीजन की वजह से लोग मारे गए। ऑक्सीजन की वजह नहीं मिल पाई, 5000 का इंजेक्शन 1 लाख रुपए में बिक गया। इनके मंत्री संतरी अधिकारियों ने फोन उठाने बंद कर दिए। अभी नेहा जी आपने देखा होगा, शायद आपके चैनल में दिखाया भी हो, 403 वैन माननीय मुख्यमंत्री जिन्हें उत्तर प्रदेश से यूपी में प्रचार प्रसार के लिए तैयार करी डिजिटल वैन, तो 403 वैन नेहा जी को 2 मिनट में तो तैयार हो नहीं गई। अगर ये वैनें उस कोरोना के दौरान गांव में चली जाती, उसके अंदर एक डॉक्टर बैठा होता, दवाई की पेटी पड़ी होती, ऑक्सीजन का सिलेंडर पड़ा होता, तो जो बुजुर्ग माताएं, बहनें, बुजुर्ग हमारे बीच से आज चले गए हैं, क्योंकि देहात के लोग बहुत सीधे होते हैं, वो अपने जो देसी नुस्खे अपनाते रहे क्योंकि दवाइयां मिल नहीं पाई, और वो आज हमारे बीच में से चले गए। महंगाई की हालात आप देखिए, जब ये 300 सिलेंडर था तो ये सिर पे अपने खोपड़ी पे सिलेंडर रख के रोड पे आ जाते थे। आज वही सिलेंडर 1000 रुपए का है और कोई बात करने को राजी नहीं है। आप देखिए खाने का तेल के हालात क्या है। जो मेन मुद्दा है, बीजेपी को पूरी मैंडेट की सरकार मिली, 300 से ऊपर सीटें मिली, इनको बताना चाहिए आपने 100 रुपए डीजल कर दिया। फिर इनका कहना ये, जब इनसे कुछ बात करो तो कहते हमने हाईवे बनाए, हमने एक्सप्रेस बनाए, अच्छी बात है, आपने सुविधाएं दी, सरकारें देती हैं, पर आप जब ट्रकों से
कारों से वन टाइम टोल टैक्स, रोड टैक्स ले लेते हैं, और आपने अभी डीजल और पेट्रोल पे एक्स्ट्रा टैक्स इसलिए लिया कि आपको ये पैसा डेवलपमेंट पे खर्च करा जाएगा, तो उस पर टोल क्यों लग रहा है? मैं मैडम जी निहायती गाजियाबाद रहता हूँ, गाजियाबाद से हापुड़ जाना हो तो मुझे हापुड़ जाने के लिए 500 रुपए का टोल चाहिए। पिछली बार ये विधानसभा चुनाव में, जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ था, आप महज एक सीट निकाल पाए थे आरएलडी, जब अलग लड़ी थी। अब आप गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में हैं। जो एक सीट आपने निकाली थी वो विधायक भी दूसरी पार्टी में चले गए। लेकिन अब क्या लगता है, उम्मीद कितनी बंधी है? साइकिल पर क्या सड़पट दौड़ेगी साइकिल? टीटू जी। दिल्ली होती है हमेशा हर परिपेक्ष में। जब केंद्र के चुनाव होते हैं तो मुद्दे कुछ और होते हैं, जब विधानसभा पार्षद के चुनाव होते हैं मुद्दे कुछ और है। आज मुद्दे जो यूपी के हैं, एक सीट अगर हमारी आई थी या 2 आई थी तो हम लोग घर तो नहीं बैठे। आप देख रहे पूरे कोरोना के दौरान चौधरी जयंत जी ने किसान आंदोलन के दौरान, नहीं, मैं विधानसभा चुनावों की ही बात कर रही हूँ, मैं 2017 के विधानसभा चुनाव की बात कर रही थी। बहरहाल सीपी जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, अभी टीटू जी कह रहे हैं कि आज हालात अलग है, आज समीकरण अलग है। क्या वाकई आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि 2017 में एक लहर, मोदी लहर, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था, अच्छे विधायक उसके अंदर नहीं टिक पाए। मोदी लहर में आप सब जीते, देखा जाए तो एक जो बीजेपी को एक्सपेक्टेशंस था, मुझे लगता है उससे ज्यादा सीटें बीजेपी ने निकाली। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या पहले के हालात और आज के हालात में अंतर है? अगर अंतर है तो क्या अंतर आंकते हैं आप? नेहा, 2017 के चुनाव की कुछ दूसरी वजह थी। एक तो लगातार उसके पहले बसपा, सपा, इन सब की सरकारें थी। एक लंबी एंटी इनकम्बेंसी थी उनके खिलाफ। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में झगड़ा हो गया था। अखिलेश यादव ने अपने पिता को अध्यक्ष पद से हटा दिया था। पार्टी में काफी लोग अलग हो गए थे और माहौल बड़ा खराब हो गया था अखिलेश जी के खिलाफ। और लोग खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने खुद उसको इस्तेमाल किया कि जो अपने बाप का नहीं हुआ आपका क्या होगा, इस तरह की बातें नहीं, ये तो बात अभी भी आ रही है। तो एक मिनट है, आप मेरे को टोकने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मुझे कितना बोलना है। तो उसके खिलाफ इस्तेमाल किया था। समाजवादी पार्टी के टोटली खिलाफ माहौल था और उनकी फिर सरकार रही थी, उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी थी। बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पर पिछले चुनाव में कुछ ज्यादा अच्छा करती, लेकिन उसने एक खास धर्म के लोगों को रोज आना बिना नागा बुला करके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना शुरू किया। और मैंने उसी वक्त कह दिया था जब ये चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान हो जाएगा जो भाजपा चाहती है, और फिर वो भाजपा उसमें कामयाब हो गई। वो चुनाव पूरी तरह हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया। इसीलिए वो चुनाव का रिजल्ट एक तरह का निकला जिसकी उम्मीद खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं थी। भाजपा के बहुत बड़े नेता, एक दो लोग अपने परिचित हैं, जिसमें एक तो अभी मंत्री भी हैं। चुनाव के बाद रिजल्ट से पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कितनी उम्मीद करते हैं, तो उन्होंने कहा 160-170 सीट आ जाएगी, फिर बसपा के साथ मिलकर हम सरकार बना लेंगे। वो भी उतनी ही उम्मीद करते थे, लेकिन 300 से ऊपर सीट चली गई। वो चुनाव के माहौल अलग थे। अब पिछले 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुत सारे वादे करके ये सरकार आई थी। वो दिल्ली की सरकार 2014 या 19 में आई हो, 15 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ के रोजगार तक, और तमाम मुद्दे जो 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, और बनाऊंगा तो पूरा टाइम आपका ऐसे में निकल जाएगा, इतने वादे किए थे। प्रदेश की सरकार भी बड़े बड़े वादे लेके आई थी, लेकिन उन वादों पर खरा उतरने में ये सरकारें नाकामयाब रहीं। और अगर ये कामयाब रही होती तो ये सरकारें अपने उन मुद्दों पर बात करती। ये अभी कभी कैराना की बात कर रही है, कभी पलायन की बात कर रही है, कभी कब्रिस्तान की बात कर रही है। बड़े से बड़े नेता अमित शाह जैसे आदमी को कैराना में जा करके और वहां से शुरुआत करनी पड़े और इन मुद्दों की शुरुआत करनी पड़े, तो दरअसल न चुनाव के मुद्दे हैं, न भारत देश के मुद्दे हैं, न मानवता के मुद्दे हैं, न भारत के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ठीक है, बल्कि ये भारत के खिलाफ मुद्दे हैं। ठीक है। अब सवाल ये है,
इनका कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी थी 2017 में, क्योंकि बसपा सपा की सरकारें जो लोग हैं वो देख चुके थे, बीजेपी को आए हुए बहुत वक्त हो गया था, इसीलिए आप लोगों की सरकार बनी। और आज की जो समीकरण है वो आप लोगों के विपरीत है, क्योंकि जिस वादे के साथ, जिस दावे के साथ आप लोग सत्ता पर आए थे, सत्ता पर लोगों ने बैठाया था, सराखों पर बैठाया था, वो वादे आप लोगों ने पूरे नहीं किए। नहीं, बिल्कुल मैं राय साहब को सुन रहा था और निश्चित रूप से बड़ी गंभीर बातें उन्होंने कही। जब हम अपना संकल्प पत्र लेकर आए थे तो हम कोई घोषणा पत्र लेकर के नहीं आए थे। हमने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से बात की थी, उत्तर प्रदेश को किस तरीके से वो बदलना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरीके की देखना चाहते हैं। हमने किसानों से बात की, हमने नौजवानों से बात की, हमने महिलाओं से बात की, हमने कारोबारियों से बात की। और उसके बाद 2017 का संकल्प पत्र हमारा आया था। 212 वादे हमने किए थे, उनमें से 92% वादे हमने पूरे किए। राय साहब कह रहे थे विकास की बात। पहली सरकार ऐसी थी पिछले 5 सालों में योगी जी की, जो हर बार पहली बार तो हम खड़े हुए 100 दिन बाद। 100 दिन बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया, योगी जी की सरकार ने क्या किया, बाकायदा उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। और उसके बाद पहला साल बीता, दूसरा साल बीता, तीसरा साल बीता, चौथा साल बीता, 5वां साल बीता। 5 साल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा ढिढोरा पीट कर बताया कि हमने किस तरीके से उत्तर प्रदेश। फिर आज ये स्थिति क्यों है? कह रहे हैं आज ये स्थिति क्यों है कि कैराना में केंद्रीय गृह मंत्री को जाना पड़ रहा है, मैं अपनी बातें डोर टू डोर प्रचार करना पड़ रहा है, आज ये स्थिति क्यों है? मैं 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। उन्होंने विकास की बात शुरू की और उसके आगे की बात की। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात बतानी होती है, विभिन्न मंचों से बतानी होती है। घर घर जाना होता है, घर घर दस्तक भी देनी होती है और मीडिया के जरिए भी बतानी होती है। ये पहली सरकार है जो ढिढोरा पीट करके अपना काम बता रही है, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना काम बता रही है और हर साल बता रही है। अभी कुछ दिन पहले ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, फरवरी में। आप भी आपके चैनल के प्रतिनिधि भी थे। तो मुझे लगता है पूरी दुनिया ने सुना कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम क्या किया। हमने सड़कों को किस तरीके से बदला। 2017 के पहले किस तरीके से केवल 2 एक्सप्रेसवे थी उत्तर प्रदेश में, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तकरीबन बन के तैयार है। सब चीजें सही है सर, वो बातें तो आप करते ही रहते हैं, अक्सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उन बातों का जिक्र होता है। लेकिन अभी टीटू जी भी कह रहे थे, राय साहब भी कह रहे थे। अब सवाल ये है कि जब कोरोना का प्रकोप रहा, कोरोना का जिक्र तो नहीं करते, वो गंगा में जो लाशें बही थी उसका जिक्र नहीं होता है। जो अभी हालात समीकरण बदले हुए हैं सर, उसका जिक्र मैं यहाँ पे कर रही हूँ। किसान आंदोलन हुआ उसका जिक्र, जो किसानों की मौत हुई उसका जिक्र। अब सवाल ये भी है कि जो लॉकडाउन में दिक्कतें हुई, जो मजदूर वापस पहुंचे, जिस बात का जिक्र भी टीटू जी कर रहे थे, उसका जिक्र। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोगों को हुई, जो लोगों को उठानी पड़ी, उसका जिक्र नहीं होता सर। बात एक्सप्रेस वे की होती है। कोरोना में जिस तरीके से प्रबंधन हमने किया, हमारे साथी बोल रहे थे कि कोरोना में उनके लीडर कहाँ थे। कभी आपने अखिलेश यादव को कहीं पे देखा? कभी आपने प्रियंका गांधी जी को या राहुल गांधी को कोविड पीरियड में कहीं देखा? योगी जी गांव गए, हर क्षेत्र में गए, हर जिले में गए और तब जाकर के जो हालात उत्तर प्रदेश का बेहतर। दूसरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक था, एक भी मौतें उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, लेकिन देश दुनिया का महामारी थी ये अपने आप में। इस तरीके का समय, इस तरीके का वक्त कभी किसी इलाके ने नहीं देखा पूरी दुनिया में। अब अमेरिका को रख लीजिए, आप इंग्लैंड को रख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के सापेक्ष जो है महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। आप दक्षिण भारत में आप कहते हैं ना, टीटू जी कहाँ थे विपक्ष के नेता? आज तो ये कहते हैं कि हम किसानों के नेता हैं, आज तो कहते हैं हम मजदूरों के नेता है, लेकिन उस वक्त जब जरूरत थी तब कहाँ थे? प्रदीप जी मैं आती हूँ, पहले टीटू जी से जवाब ले लूँ। नेहा जी, अगर कहीं पूरे वर्ल्ड में आगे बढ़ के कोई सेवा करी है तो गुरु साहब ने हम लोगों को हिम्मत, तंदुरुस्ती और आशीर्वाद देके गुरुद्वारों में आपने देखा होगा ऑक्सीजन के लंगर लगे हैं। आपने दूसरे लंगर तो लगते हुए देखे होंगे, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर के लंगर लगते हुए शायद आपने नहीं कभी देखे होंगे। एक बात। दूसरा ये है कि मैंने आपको इनसे कहा प्रवक्ता महोदय कि 403 वैन प्रचार के लिए तैयार हो गई। क्या ये कोरोना के दौरान तैयार हो सकती थी? एक बार जो समय बीत गया मैं उसकी बात नहीं करता, मैं ताजी मुद्दों पे आता हूँ। इन्होंने अभी बजट पेश करा। बजट आप मुद्दे के, क्योंकि आप अच्छी हेल्थी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि चिल्ला चिट्ठी नहीं हो रही है। आप बताइए, इन्होंने अभी बजट पेश करा केंद्र सरकार ने, हर यूपी में क्या पूरे सबको
एक अच्छा आशा और उम्मीद थी कि कुछ इसमें चीजें आएंगी। टैक्स में रिबेट दी जाएगी 2.5 लाख से ऊपर, उसको 2.5 लाख से बढ़ाया जाएगा, कुछ नहीं करा। मनरेगा का बजट उल्टा आपने कम कर दिया। आपने कोई भी चीज ऐसी नहीं करी जिससे कि किसान या आम आदमी आपसे प्रभावित हो। आप देखिए, इन्होंने जो पिछले आज इन्होंने घोषणा पत्र जारी करा है, पिछले घोषणा पत्र में जितनी चीजें थी उसको ऐसे के ऐसे पेश करा है। मैं सिर्फ 1-2 मिनट बातें को जरूर आपके माध्यम से याद दिलवा दूं। पहले भी इन्होंने 14 दिन में पेमेंट की बात करी थी और उसके ऊपर इंटरेस्ट देने की बात करी थी, और 6 दिसंबर को राज्यसभा में इन्होंने खुद कहा कि हमारे 3,700 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। ये 6 दिसंबर का वाक्य बता रहा हूं मैं आपको, राज्यसभा में कहा गया था। ब्याज अलग है, एक बात। दूसरा, जब किसान के खेत में गन्ना पड़ा होता है, वहां से उठाकर और गन्ना मिल तक जो गन्ना जाता है, इनका कहना ये था कि जिसका पेमेंट बिल्कुल क्लियर है, मिल के ऊपर कोई गन्ने का पेमेंट बाकी नहीं, उससे काटेज नहीं ली जाएगी। लेकिन गन्ने का पेमेंट इन्होंने दिया नहीं, और हर किसान से वहां से लेकर खेत से लेकर किसान सब जानता है, सब समझता है। प्रदीप सिंह जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, सर खाता खुल पाएगा क्या इन 58 सीटों पर, एक सवाल। और सवाल इस बात को भी लेकर कि आलोक वर्मा जी कह रहे हैं जब जरूरत थी विपक्ष के नेताओं की, तब कहाँ थे विपक्ष के नेता? दिखाई नहीं दिए सड़कों पर? निश्चित तौर पर 2017 की सरकार ने भरपूर समर्थन प्रदेश की आवाम ने, इसमें महिला, किसान, युवा सभी ने दिया था। 50 रुपए में पेट्रोल के लिए दिया था, 200 रुपए में सिलेंडर के लिए दिया था, 50 रुपए में कड़वा तेल के लिए दिया था। क्या इन्होंने सरकार बनते ही एक एंटी मजनू स्क्वाड पे रोमियो स्क्वाड बनाया है, और इस एंटी रोमियो स्क्वाड बनाते बनाते कुलदीप सिंह जैसे अपराधी बलात्कारी विधायक के पीछे खड़े नजर आए, चित्तानंद जैसे अपराधी बलात्कारी नेता के पीछे खड़े नजर आए, साक्षी महाराज जैसे बलात्कारी अपराधी नेता के पीछे खड़े नजर आए। राय साहब, अब सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक का पूरा मामला है वो अब हिजाब को लेकर वो उत्तर प्रदेश पर भी हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, यहाँ से बयान आने शुरू हो गए हैं। सवाल इस बात को लेकर, क्या वाकई अब मुस्लिम वोट बैंक बंटने का एक खतरा है कि मुस्लिम वोट बैंक बढ़ सकता है, जिसका सीधा फायदा किसी एक राजनीतिक दल को मिल सकता है? क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में AIMIM भी है। मैं मुस्लिम वोट बैंक और किसी वोट बैंक की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। और कर्नाटक का मामला कर्नाटक में छोड़ दीजिए, वैसे उसका जहर एक खास संगठन फैलाने की कोशिश कर रहा अपने फायदे के लिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। मैं क्या पहनना चाहता हूँ, ये कौन ठेकेदार होता है तय करने वाला? नेहा क्या पहन के बैठेगी, किस कलर का अपनी जैकेट पहनेंगी, ये कोई संगठन या राजनीतिक दल तय करने वाला कौन होता है? कोई सरकार तय करने वाली कौन होती है? ये लोकतंत्र बना किस लिए है? ये तो मुगलों ने भी तय नहीं किया। मुगलों का उतने लंबे समय तक राज रहा, उन्होंने भी तय नहीं किया कि हमारी बहन बेटी कि हम क्या पहनेंगे। अंग्रेजों का राज रहा 200 साल के करीब, उन्होंने भी तय नहीं किया कि हम क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे। कोई आज की तारीख में कोई नेता, कोई सरदार, कोई सरकार, कोई संगठन, ये कौन होता है तय करने वाला? ये सब बहुत नीच किस्म के लोग हैं, जिनके पास न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न देश के प्रति कोई प्रतिबद्धता है, न देश के प्रति कोई समर्पण है, न उनका देश के भविष्य की उनको कोई चिंता है। इस तरह के संगठनों ने दुनिया के जिन जिन देशों में काम किया है, उन देशों की तबाही दुनिया ने देखी है। हमारे बगल में हमारे ही देश से टूटकर बना था पाकिस्तान, वो धार्मिक कट्टरवाद के आधार पर बना था। और आप देख लीजिए कि बंगाल और पंजाबी मुसलमान ने बंगाली मुसलमान को मारा, और जितने लोग बंटवारे के टाइम नहीं मरे थे, उससे ज्यादा 30 लाख लोग करीब बांग्लादेश के सवाल पर मर गए। ये होता है, और वो देश 2 टुकड़े में बट गया। ये जो कट्टरवाद या इस तरह की जो हरकतें हैं, ये सबको समझना चाहिए। और अगर आग लगेगी तो आग किसी एक के घर में नहीं लगती, वो अगल बगल के सारे घरों को जलाती है। ये आग पूरे हिंदुस्तान को जलाएगी, हमारे जैसे लोगों की चिंता ये है। और ये हर समझदार आदमी को, जिसको अपने देश से प्यार हो, जिसको मानवता से प्यार हो, जिसको देश की आने वाली पीढ़ियों से प्यार हो, उसको इनकी चिंता करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश चुनाव एक बड़ा बैटलफील्ड है। लोकतंत्र में चुनाव आते हैं, जाते हैं, पहले भी आए हैं, हुए और गए हैं, लोग हारे हैं। इंदिरा गांधी जैसी बड़ी नेता बंगाल से लेकर कश्मीर तक शून्य हो गई थी। मेरे नेता जिनकी वजह से मैं राजनीति में आया था, राजनारायण जी, उन्होंने इंदिरा गांधी को भारी वोटों से हराया था। लेकिन वही इंदिरा गांधी फिर हमारी गलतियों से सिर्फ 1.5 साल में
भारी बहुमत से जीत करके वापस आ गई थी। इसलिए किसी में अहंकार नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास, फिर लौटती हूँ सर मैं आपके पास। एक मिनट जी, ये जो सरकारी अधिकारी आंकड़े बना के दे देते हैं, ये इसके पहले मायावती ने भी सुनाया था और पिछले चुनाव में अखिलेश ने भी सुनाया था। अखिलेश भी दिन रात यही कहते रहे, मैंने एक्सप्रेस वे बनाया है, मैंने स्टेडियम बनाया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? 47 सीट। इसलिए दोस्त वो बातें करिए जो हमको दिखाई पड़े। आगरा में सड़कें टूटी पड़ी है, बारिश हुई, बाढ़ आ गई, गोरखपुर में बाढ़ आ गई, बनारस में बारिश हुई, बाढ़ आ गई। क्या किया है? ठीक है, जनता ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटती हूँ सर आपके पास, फिर आती हूँ सर। आलोक वर्मा जी, एक खास संगठन जहर बोने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कहना है राय साहब का, जिस बात का जिक्र उन्होंने किया। और लगातार विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती रही कि भाजपा ये जहर बोने की कोशिश कर रही है, जिसकी अब आग कहीं ना कहीं वो चिंगारी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। क्या लगता है, ये जो पहले चरण का चुनाव हो रहा है, इस पे भी असर पड़ेगा क्या? क्योंकि यहाँ पर भी मुस्लिम वोटों की जो संख्या है ज्यादा है, वोटर्स की संख्या ज्यादा है। मेरठ की अगर मैं बात करूं, 34% मुस्लिम मतदाता है, बागपत में 27% मुस्लिम मतदाता है। ऐसे ही सर शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर में 40% मुस्लिम मतदाता है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इस पूरे विषय का असर पड़ेगा क्या इस पहले चरण के चुनाव में? सर मैं आती हूँ, मैं आलोक जी से पहले रिएक्शन ले लूं, फिर आती हूँ आपके पास। देखिए नेहा, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रही है। जात जमात की सियासत हम नहीं करते, हम तो एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं जो दुनिया में सिरमौर बने और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बने जिसे पूरा हिंदुस्तान गर्व से देखे। तो हम तो उसी दिशा में जा रहे हैं। इस बार जो घोषणा पत्र जिसे आप कहें, जो हमारा संकल्प पत्र था, आवाज आपको आ रही है क्या? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। जो संकल्प पत्र इस बार हमने जारी किया, उसमें पहली बात यही थी, हमने 1 महीने तक उसके लिए कवायद की। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 महीने तक हमारे कार्यकर्ता और दूसरे तरीके से, जिस तरीके से लोगों का इनपुट हम ले सकते थे, सोशल मीडिया भी इसमें शामिल था, मीडिया भी इसमें शामिल था, हमारे कार्यकर्ता भी घर घर गए और लोगों से जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 कैसे बनाया जाए, उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मुद्दे पे आइए ना, जो सवाल मैंने पूछा था उस पे आइए ना। वो इसी मुद्दे को लेकर के आया है। आपने घोषणा पत्र में क्या जारी किया, क्या किया, और पहले के घोषणा पत्र में कितने वायदे अधूरे रह गए, सर वो भी मुझे पता है। लेकिन अभी जो विषय है उस पे आइए। बता चुका, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के क्या चलने वाली पार्टी है। उस विषय का असर पहले चरण के चुनाव में पड़ेगा क्या? देखिए, मैं कोई ऐसा वैज्ञानिक तो हूँ नहीं कि क्या पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा। एक राजनीतिक पार्टी के आप लोगों पे सर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों की वजह से ही ये पूरा मामला और बढ़ता जा रहा है। हमारा योगदान है क्या? हमने 5 साल में बेहतर काम किया है कि नहीं किया है? हमसे आप उन आंकड़ों पर बात करें तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमें एक पार्टी के तौर पर, एक सत्ताधारी दल के तौर पर जो हमें सबसे बेहतर लगा, जो हम उत्तर प्रदेश को आगे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अभी राय साहब कह रहे थे सड़कों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो ऐसे इलाकों से हैं, चाहे वो पूर्वांचल की बात कर लें, चाहे अवध क्षेत्र की बात कर लें, चाहे बुंदेलखंड की बात कर लें, उनके लिए सड़क मायने रखती है। पहले आजमगढ़, लखनऊ से आजमगढ़ जाने में हालत खराब हो जाती थी। आज बहुत आराम से, बहुत इजी वे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है सड़क की अगर कनेक्शन ठीक रहा अलग अलग इलाकों से, तो मुझे लगता है रोजगार भी बढ़ता है, आगे का रास्ता भी खुलता है और किसी भी राज्य को इसी परस्पेक्टिव में देखना चाहिए। चलिए आलोक जी बने रहिए हमारे साथ, और भी खास मेहमान लगातार बने। टीटू जी, अब सवाल मेरा सीधा सा आपसे है सर, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि एक खास पार्टी। टीटू जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलो, टीटू जी सुन पा रहे हैं मुझे? टीटू जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या वाकई आप लोगों को डर है कि वोटों का ध्रुवीकरण अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, और भी कई ऐसी पार्टी है जो पहली बार चुनाव लड़ रही है, MIM उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा रही है, तो क्या वाकई आपको लगता है कि वोटों के ध्रुवीकरण के चक्कर में आप लोगों का घाटा हो सकता है, एक खास वर्ग का जो वोट है वो बढ़ सकता है? देखो नेहा जी, आज तक बीजेपी ने जितने भी नुक्ते अपनाने थे, जिस साम दंड में जो कुछ करना था, उन्होंने हर तरीके की भाषा और मर्यादा का उल्लंघन करा। आपने देखा, मैं किसी भी बड़े नेता पर, मैं इतना बड़ा नहीं हूं
कि किसी के ऊपर उंगली उठाऊं, क्योंकि एक उंगली उठाऊंगा तो 3 मेरी तरफ जाएंगे। मैं तो ये कह सकता हूँ केवल जनता ये चाहती है कि हमसे मुद्दों की बात करी जाए। हमको रोजी रोजगार चाहिए, हमारी महंगाई कौन कम करेगा, किसान कहता है मेरे समय की पेमेंट कौन दिलवाएगा, मुझे डीजल पेट्रोल सस्ता कौन दिलवाएगा, मुझे बिजली के रेटों में कौन कम दिलवाएगा, युवा को रोजगार कब मिलेगा, व्यापारी का काम कब चलेगा। 50 किलो के कट्टे में से 5 किलो उन्होंने खाद चोरी कर ली। अब केवल और केवल जागरूक होकर मतदाता इनके बहकावे में नहीं आ रहा है। इन्होंने हर संभव प्रयास कर लिया है। केवल यूपी की जो जनता है वो इस मुद्दे पे जो वोट करेगी कि हमारा साथ कौन खड़ा रहेगा सुख और दुख में, वो अब इन भावनाओं में नहीं बहकेगा, जहां तक मुझे विश्वास है। ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं सब कर ली है, मेरे को नहीं लगता कि इनकी कोशिश कामयाब हो पाए। ठीक है प्रदीप जी, क्योंकि 2017 के चुनाव में तो खाता भी नहीं खुल पाया था इन 58 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का। सर अब कितनी उम्मीद बची हुई है और क्या एक उम्मीद की किरण प्रियंका गांधी लेके आई हैं? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा उन्होंने दिया है। क्या वाकई आपको लगता है उस बंजर खेती पर अब क्या वोटों की खेती हो पाएगी उस बंजर जमीन पर? निश्चित तौर पर हो पाएगी, क्योंकि 5 साल एक राजनीतिक विपक्ष के रूप में, ईमानदार विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी लड़ती नजर आई है। 2017 में तो इन्होंने वायदा किया था और एक नारे के साथ आए थे, एंटी न्यूक्लियर स्टार्ट लेकर आए थे। हुआ क्या, कुलदीप सेंगर जैसे अपराधी के साथ खड़े नजर आए, साक्षी महाराज के साथ खड़े नजर आए, चिन्मय आनंद के साथ खड़े नजर आए। हम बात करते हैं ध्रुवीकरण की, जब ये बात करते हैं तो वो दलित नौजवान जो अपने घर अपनी शादी के लिए घोड़ी पर बैठ के जा रहा था, उन्हें इन्होंने लाठों से पीटा, उनसे घर जला दिया। इस पर ध्रुवीकरण होने जा रहा है। निश्चित तौर पर सुबोध सिंह जो भारत माँ का लाल था, उसे गोली मार दी गई, ध्रुवीकरण इस पर होगा। थाना जला दिया गया, ध्रुवीकरण इस पर होगा। तो बात होगी 250 रुपए से ऊपर कड़वा तेल पर, बात होगी 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल पर, बात होगी गर्मी निकालने पर नहीं, भर्ती निकालने पर बात होगी, रोजगार पर बात होगी। कि शायद आज बेरोजगारी की स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहा मुद्दा ये होगा, मुद्दा गन्ना होगा, गन्ना किसान होगा। गन्ना नहीं हो सकता, ध्रुवीकरण की लाख कोशिश कर लें, अब दोबारा काटचानी नहीं करने वाली। इन्हीं मुद्दों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग वोट करने जा रहा है और ये तय कर देगा कि 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी का, और एक नारा चलेगा, चल सन्यासी मंदिर। जी राय साहब, अब सवाल ये भी है क्योंकि लगातार हमने देखा कि कई मुद्दे हावी रहे। लखीमपुर कांड का मुद्दा की अगर हम बात करें, कृषि को लेकर जो किसानों का आंदोलन रहा वो मुद्दा भी इसमें हावी रहा। कोरोना काल में जिस तरह की दिक्कतें हुई वो मुद्दा काफी हावी रहा। अब हाल फिलहाल में मुजफ्फरनगर कांड को भी याद किया गया, वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की गई। और अब एक और विषय जिस हिजाब की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि मुद्दे ज्यादा अहमियत देते हैं, ये मुद्दे बहुत अहम होते हैं, या वो 5 साल का कार्य या एंटी इनकम्बेंसी क्या बहुत ज्यादा अहम होते हैं? नेहा, जब जनता सताई हुई होती है, परेशान होती है, किसी भी सरकार हो, तो पिछली कई सरकारें किसी को भी देख लो आप, जो भी नौजवान सड़क पर निकला, आशा कार्यकर्ता निकली, नर्सें निकली, जो भी सड़क पर निकला वो सिर्फ पिटा। पिछले दिनों आपने देखा कि रोजगार के सवाल को लेके 25-25, 30 हजार नौजवान इलाहाबाद से लेके फैजाबाद, लखनऊ तक की सड़कों पर निकला देर रात तक। बहुत ही गांधीवादी आंदोलन चला। गांधीवादी आंदोलन चला किसानों का, 700 से अधिक किसान उसमें शहीद हो गए। और बाकी चीजों में भी जो ऐसा होता है, जनता, भारत की जनता बड़ी सहनशील है। ये उन देशों की तरह नहीं जैसे भी कनाडा घेर लिया है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। अन्य भी तमाम देशों में आप देख रही होंगी कि कोरोना की वैक्सीन के सवाल पर ही लोग निकल पड़ रहे हैं और पूरा वहां पर दंगे जैसी स्थिति है। भारत एक सहनशील देश है। यहाँ की जनता सहनशीलता के साथ गांधीवादी तरीके से जवाब देती है। और अब चूंकि उसके हाथ में एक हथियार आ गया है, पहले बैलेट पेपर था और अब एक बटन दबाना आ गया, तो यहाँ की जनता बटन दबा करके जवाब दे देती है। और पूरे 5 साल जो भी कुछ हुआ होता है उसने अच्छा बुरा बर्दाश्त किया होता है। अच्छा होता है तो उसको भी याद रखती है, जो बुरे होते जाते हैं उनको भी याद रखती है और वो तह जमती जाती है और उसका परिणाम उस बटन के द्वारा वो दिखा देती है। जहां तक ये आंकड़ों का सवाल है, मैंने पहले जिक्र किया, आपने टोक दिया था, सारी सरकारें ब्यूरोक्रेसी के द्वारा दिए गए आंकड़े बनाती हैं। अगर आप सरकार बदल के 3-4 सरकारों का अगर आप देख लो ब्यौरा, तो उसके खाली रंग बदल गए किताब के जो सरकार छापती है। किसी में पीला हो गया है, किसी में लाल, हरा लाल था और किसी में नीला था।
लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी के सारे आंकड़े एक जैसे मिलते हैं और दुर्भाग्य से सत्ता पार्टी के लोग, सत्ता पार्टी के नेता और प्रवक्ता उसके झांसे में आ जाते हैं और फिर वो गलती कर बैठते हैं। इस बार नेहा जो मैं देख रहा हूँ, तमाम लोगों से बात करो, मैं किसी दल में नहीं हूँ, मैं जो देख रहा हूँ कि जनता में एक बेचैनी है। ये भी सच है कि देश में जातिवाद का भी एक अपना बोलबाला है। लोग जब वोट डालते हैं तो कहीं नहीं कहीं अपनी जात की तरफ भी झुक जाते हैं, लेकिन इस बार मैं धार्मिक उन्माद और धार्मिक आधार पर बंटवारा नहीं देख पा रहा हूँ। अपनी जात के आधार पर अपने इलाके के किसी कैंडिडेट को, क्योंकि वहां पर ज्यादातर पार्टियां उसी जात के कैंडिडेट को उसी को टिकट देती हैं जिस जात का वहां बोलबाला होता है। बहुत गिने चुने ऐसी सीटें होंगी जहां उस जात के अलावा किसी ने टिकट दिया हो, तो वो अपनी जगह चलता है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहीं न कहीं देख रहा हूँ इस बार मुद्दे मुझे हावी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और कह दूं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर तमाम तरह की बांटी हैं चीजें, कई 1100 रुपए किसानों छात्रों वाला, तो कई किसानों के मद में कुछ पैसे, ये सारी चीजें बांटी हैं गरीब लोगों की, और अभी अनाज बांट रहे हैं जिसको उन्होंने चुनाव की वजह से मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी उसको कैश करने की जरूर कोशिश कर रही है। ये अभी देखना पड़ेगा कि गरीब आदमी वो 5 किलो बिना अनाज पर चला जाता है या 5 साल की अपनी मुसीबतों पर जाता है, ये अभी हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें आलोक जी, सवाल सीधे सा मेरा आपसे है, क्योंकि जिस बात का जिक्र भी राय साहब कर रहे थे, उनका कहना है कि जनता में एक बेचैनी है और धार्मिक आधार पर बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है, उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, और फ्री में सामान देकर, चाहे 5 किलो गेहूं, कुछ सामान चावलों की बात करें, ऐसे राशन देकर या फिर कुछ पैसे देकर लोगों को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। सर, अब सवाल इस बात को लेकर, पहला सवाल तो ये कि क्या वाकई धार्मिक उन्माद के बल पर एक बार फिर से वापस सत्ता में आना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? और दूसरा सवाल मेरा ये कि सर, 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देकर उनका काम चल जाएगा, या फिर लोग जो आज के युवा है वो चाहते हैं कि रोजगार मिले उन्हें? आलोक जी। चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन टीटू जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, गठबंधन के जो आप गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है, वहां पे भी ये वादा किया जा रहा है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम 300 यूनिट फ्री बिजली दे दी जाएंगे। ये फ्री की राजनीति से क्या सत्ता हासिल की जा सकती है क्या? देखो नेहा जी, हमने खाली 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात नहीं करी है। हमने सबसे पहले वायदा ये करा है कि हम 15 दिन के अंदर किसान के गन्ने की पेमेंट, सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे और युवाओं को रोजगार देंगे, आईटी सेंटर में रोजगार देंगे। हम, आपने सुना हो नहीं सुना हो, अखिलेश जी गाजियाबाद में आए थे तो उन्होंने कहा कि साहिबाबाद में एक बहुत बड़ी साइकिल की फैक्ट्री थी, एटलस साइकिल, वो बंद हो गई है। अब उस साइकिल फैक्ट्री को दोबारा से चालू करेंगे, क्योंकि साइकिल से जुड़े हुए जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, लघु उद्योग जो है, जो चैन बनाती है, पेडल बनाती है, स्पोक पिन, उसकी जो तिल्ली स्पोक वो बनाती है, रिंग बनाती है। एक साइकिल को बनाने के लिए उसके अंदर 50 से ऊपर प्रोडक्ट ऐसे लगते हैं। टायर वाले को टायर का काम मिलेगा, चैन वाले को चैन का, पेडल वाले को पेडल का काम मिलेगा। हम उस फैक्ट्री को दोबारा चालू करेंगे और हम हर ऐसा प्रयास करेंगे जिससे कि नए रोजगार सर्जन हो। हमने खाली यूनिट बिजली देने की बात नहीं करी है, रोजगार सर फ्री में देने की भी बात आप बहुत कर रहे हैं। सिंचाई के लिए पानी फ्री दे दिया जाएगा, किसानों को बिजली फ्री दे दी जाएगी, बहुत फ्री बांटने की आप लोगों की तरफ से भी बात की जा रही है। लेकिन प्रदीप जी, मैं आती हूँ सर, फिर लौटती हूँ आपके पास, मैं लौटती हूँ जी, रखिए जल्दी से बात रखिए। मेरी 1 सेकंड की बात रहेगी। देखो, जब हमारा देश दूसरों पे आश्रित था, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो बाहर से अनाज आता था हमारे खाने के लिए। सबसे पहले किसानों को सुविधाएं दी गई, उनको सब्सिडीज दी गई, उनको सब चीजों पे सहयोग किया गया, तो हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ। आज हमारा भारत सब कुछ पैदा करता है, हम दूसरे देशों को देते हैं। ये देना, किसान को मदद करना, देश के अन्नदाता को मदद करना, वो बुरी बात नहीं है। ठीक है प्रदीप जी, ये फ्री की सियासत सर कांग्रेस भी करने की कोशिश कर रही है, आप लोगों की तरफ से भी बहुत कुछ फ्री देने की बात की जा रही है। क्या सर ये फ्री और सिर्फ फ्री देकर ही सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है? क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये राजधानी दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश है कि हर चीज फ्री दे दी, उसके बाद आप सत्ता पर काबिज हो जाएंगे?
नहीं, देश के अन्नदाता का कर्ज माफ करना कोई वाली बात नहीं है। ये देश के अन्नदाता इस देश की रीढ़ हैं और जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। इनका, और जिस तरीके से कोरोना काल में इनकी रीढ़ टूट गई है और भारत और प्रदेश की अहंकारी सरकार ने अपनी कुरीतियों के चक्कर में देश के अन्नदाता को जितना अहंकारी कहा, देशद्रोही कहा, अराजक कहा, लेकिन उनके हित की एक बात उनके ऐसी स्कीम में देश के अन्नदाता का कर्ज माफ होना चाहिए। जब हम कहते हैं 20 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं, उसमें 40% देश की आधी आबादी की हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो ये बात होनी चाहिए। आज हम अगर ऐसा होगा तो भारतीय जनता पार्टी और इस सोच के जो लोग हैं कुलदीप सेंगर के पीछे खड़े नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनसे सवाल पूछे जाएंगे। चिन्मयानंद का समर्थन करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनसे सवाल पूछे जाएंगे। जब देश की आधी आबादी सशक्त होगी, शिक्षित होगी और आगे बढ़ रही होगी, इन सवालों पर अगर कांग्रेस पार्टी और हमारी नेता प्रियंका गांधी बात करती है तो हमें लगता है कि ईमानदार बात है। और कोरोना का बकाया साफ होने की जब हम बात करते हैं तो आपने यहाँ पर देखा उत्तर प्रदेश ही देश का पहला प्रदेश है और अंतिम प्रदेश है जहाँ नदियों में लाशें बहती देखी गई और रामनवमी को कुत्ते नोचते रहे। तो देश की सरकार, जब आपने उन्हें उधर कैमरा घुमाया तो आपके खिलाफ FIR करा दी। तो ये निश्चित तौर पर कोरोना काल में जो हमारे देश के अन्नदाताओं की और आम नागरिकों की रीढ़ टूटी है, इसके लिए थोड़ा मलहम का काम होगा। और निश्चित तौर पर जब हम इतनी बात करते हैं तो हम इस प्रदेश में दलित गृह मंत्री की बात करते हैं। चलिए, बातें तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से हो रही है। वादे और दावों का दौर भी सर जारी है, लेकिन इस बीच जनता किसके वादे और दावों पर विश्वास करेगी, ये थोड़ा सा इंतजार इसके लिए करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।